आज हम लोग तुगलक वंश का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक, कल हम लोग पढ़े थे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में और क्या पढ़े थे, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। आज हम लोग पढ़ते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ठीक, तो फिरोज शाह तुगलक जिस दिन मोहम्मद बिन तुगलक की क्या होती है, मृत्यु होती है, उसी दिन फिरोज शाह तुगलक क्या होता है, दिल्ली के गद्दी पर क्या होता है, बैठ जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक क्या होता है, 20 मार्च 1351 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक कराता है। राज्याभिषेक करा करके दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाता है। कौन? फिरोज शाह तुगलक। इसने जो फिरोज शाह तुगलक था इसकी एक विशाल सेना थी। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के सेना में बहुत सारी सेनाएं थी, लगभग 2.5 से 3 लाख, और इसकी सेना में लगभग 1,80,000 क्या थे, दास थे, और सभी दासों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं किए थे। कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक। तो सब पढ़ते हैं यहाँ पे। इसने सेना में वंशवाद को बढ़ाया, अर्थात जिसका पिता सैनिक में रहता था उसके बेटे को क्या बना दिया था, सैनिक में भर्ती कर लिया जाता था। वंशवाद को बढ़ाया, बंद नहीं किया, तथा सैनिकों को वेतन के रूप में भूमि प्रदान की। किसने प्रदान की? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने वंशवाद को बढ़ाया, अर्थात जिसका पिता सैनिक में होता था उसके लड़के को भी सैनिक में भर्ती कर लिया जाता था, और सैनिकों को वेतन के रूप में भूमि प्रदान किया जाता था। इसके शासनकाल में पूछा जाता है कि मध्यकालीन इतिहास में सबसे अधिक दास किसके शासनकाल में थे? तो फिरोज शाह तुगलक। कितने थे? 1,80,000। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक था जिसके शासनकाल में इसके साम्राज्य क्या 1,80,000 दास रहते थे। ठीक, फिरोज शाह तुगलक जो था इसने बहुत सारे नए नगरों का निर्माण कराया। कहा जाता है कि इसने फिरोज शाह तुगलक ने 300 से अधिक नए नगरों का निर्माण कराया था पूरे भारत में। फिरोज शाह तुगलक ने पूरे भारत में 300 से अधिक नए नगरों का, नए शहरों का निर्माण कराया था। इसमें 5 फेमस है। पहला क्या है? हिसार कहाँ पड़ता है? हरियाणा। कहाँ पड़ता है? हरियाणा पड़ता है। आगे है फिरोज शाह कोटला। ठीक, ये कहाँ पड़ता है? दिल्ली के पास पड़ता है। और फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटला एक दुर्ग की स्थापना की। कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ये कहाँ पर है? दिल्ली में पड़ता है। आगे जौनपुर शहर की बसाया। जौनपुर जो है 2 पड़ता है, एक प्रतापगढ़ के पास पड़ता है, एक जौनपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान साइड पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान साइड। ठीक, तो जो राजस्थान से वाला इलाका था उसको बसाया। कौन बसाया था? फिरोज शाह तुगलक। आगे क्या है? फिरोजपुर। क्या है? फिरोजपुर। ये भी दिल्ली के पास पड़ता है। क्या है? दिल्ली के पास। आगे क्या? फतेहाबाद। क्या? फतेहाबाद। ये हरियाणा पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। तो 5 मुख्य नगर बसाए थे, 300 अधिक नए नगर, लेकिन उसमें मेन कौन थे? हिसार था, फिरोज शाह कोटला था, जौनपुर था, और क्या था? फिरोजपुर था, और क्या था? फतेहाबाद था। आगे इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। इसने अपने राज्य में कृषि का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, ठीक से चलता रहे। कृषि कार्य के विकास के लिए अपने साम्राज्य में क्या किया? नहरों का साथ क्या किया? नहरों का निर्माण करवाया। 5 बड़ी नहरों का निर्माण कौन करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। और उन नहरों से क्या पूछा तक इतिहास में ऐसा पहला सुल्तान कौन था जिसने सिंचाई कर लगाया, सिंचाई टैक्स लगा? कौन लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, तो सिंचाई जो कर था वह क्या पूरे उपज का 1/10 टैक्स के रूप में वसूला जाता था इसके शासनकाल में। ठीक, इसने नहरों के साथ साथ फिरोज शाह तुगलक ने तालाबों, अस्पतालों और बांधों का भी निर्माण करवाया था, डैमों का भी निर्माण करवाया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसने नहर, तालाब, अस्पताल, बांध आदि का निर्माण कराया। आगे दासों की देखभाल के लिए हम लोग जानते हैं जो फिरोज शाह तुगलक था इसके शासनकाल में 1,80,000 दास रहते थे साम्राज्य में। तो दासों की सुचारू रूप से देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? एक विभाग की स्थापना किया था, दीवान बंदगान
क्या विभाग की स्थापना किया था, उसमें दासों की अच्छी प्रकार से क्या देखभाल किया जाता था, कोई दिक्कत ना, कोई समस्या ना हो, सब प्रकार से उनकी सुरक्षा किया था। किसकी? दासों की। तो दीवान बंदगान पूछा गया है, दीवान बंदगान की शुरुआत किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ऐसे पूछाता है, दीवान बंदगान क्या था? तो दासों की देखभाल के लिए बनाया गया था। आगे क्या है? बेरोजगारों के लिए रोजगार दफ्तर खुलवाए। इसने ऐलान करवा दिया अपने साम्राज्य में जो भी कोई बेरोजगार है हमारे यहाँ आकर के क्या होता है, रोजगार प्राप्त कर सकता है। और उसके लिए उसने क्या किया? उसने क्या रोजगार दफ्तर खुलवा दिए अपने साम्राज्य में। उसमें जाओ पर्ची भरिए, आपका क्या सिलेक्शन हो जाता था। एक क्या कौन चलवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। तो पूछा गया है कि भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम ऐसा कौन सा शासक था जिसने रोजगार दफ्तर खुलवाया? कौन? फिरोज शाह तुगलक। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार दफ्तर खुलवाए थे, फिरोज शाह तुगलक। आगे फिरोज शाह तुगलक जो था मुसलमान अनाथ स्त्रियों व विधवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए दीवान खैरात विभाग की स्थापना किया था। दीवान खैरात विभाग पूछा जाता है, दीवान खैरात विभाग क्या था? तो मुस्लिम स्त्रियां जो विधवा होती थी और जो अनाथ होती थी उनकी सहायता के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? दीवान खैरात विभाग की स्थापना किया था। ठीक। आगे फिरोज शाह तुगलक अलाउद्दीन, हम लोग जानते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी था जब भारत में शासन कर रहा था तो भारत के लोगों पर अनेक प्रकार के टैक्स भारत के लोगों पर से अनेक प्रकार के टैक्स वसूले जा रहे थे, अनेक प्रकार के टैक्स वसूले जा रहे थे। इसने क्या किया? जो बहुत बड़े बड़े कर टैक्स थे उन कुछ करों को समाप्त करके बस अपने साम्राज्य में 4 कर को लगाया। और कहा जाता है कि इसने अपने साम्राज्य में 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके सिर्फ 4 कर को ही लागू रखा। कौन रखा? फिरोज शाह तुगलक। तो वो 4 कर क्या थे? पहला है खराज, दूसरा क्या है? खुम्स, तीसरा क्या है? जजिया, और चौथा क्या है? ज़कात। तो खराज क्या होता है? खराज जो था यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, अर्थात जो मुस्लिम वर्ग के नहीं थे, जो मुस्लिम वर्ग के नहीं थे, ठीक, हिंदू वर्ग में आते थे, ठीक, उनसे जो कर लिया जाता था, जो टैक्स लिया जाता था उसे हम लोग क्या कहते थे? खराज कहते थे। हिंदुओं से हो गया, ठीक, क्षत्रियों से हो गया, जो टैक्स वसूल से लोग क्या कहते हैं? खराज के नाम से जानते हैं। आगे खुम्स क्या था? उसने ऐलान करवा दिया था, अपने सैनिकों से कह दिया था कि आप लोग जहां भी युद्ध करेंगे वहां से आप लोग जितना संपत्ति जीतेंगे, संपत्ति का बस हमको आप 1/5 भाग दे दीजिएगा, बचे कितना भाग? 4/5 भाग। 4/5 भाग अपने पास आप रख लीजिएगा। इसीलिए इसके दरबार में जो सैनिक रहते थे सब क्या थे? हमेशा प्रसन्न रहते थे और किसी भी युद्ध के लिए क्या? हमेशा तत्पर रहते थे। तो वही था क्या? खुम्स, अर्थात लूट से प्राप्त धन में 1/5 भाग किसका होता था? राजा का। बचा कितना? 4/5 भाग। तो 4/5 भाग जो बचता था वो किसका होता था? जो सैनिक युद्ध में जाता था उसका हो जाता था। तो बढ़िया क्या था? ये बढ़िया उसके साम्राज्य में नियम था। आगे जजिया। तो पूछा गया है कि इतिहास में ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने हिंदुओं पर पहली बार जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। हिंदुओं पर पहली बार जजिया कर लगाया सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। या ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। ठीक। आगे आए क्या? ज़कात। तो मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। मुस्लिमों से जो कर लिया था, अर्थात मुस्लिम लोग कहीं जा रहे हैं, ठीक, कहीं मस्जिद पर जा रहे हैं या सऊदी अरब कहीं जा रहे हैं, कुछ धार्मिक कर, क्या मुस्लिमों से धार्मिक कर के रूप में वसूला जाता टैक्स। तो क्या होता था? ज़कात होता था। तो ज़कात क्या था? मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। आगे क्या है? इसने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। पहला क्या? सिंचाई कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक। इस जो सिंचाई कर लगाया था, सिंचाई कर का क्या जो उपज होता था वहां पर 1/10 भाग उपज का क्या लिया जाता था। और पूछा गया है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो सिंचाई विभाग की स्थापना की थी,
जो नए नहरों का निर्माण करवाया था, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हक ए सर्व के नाम जानते हैं। हक ए पूछा जाता है कि हक ए सर्व क्या था? हक ए सर्व क्या था? तो सिंचाई विभाग जो स्थापना किया गया था, हक ए सर्व था। आगे क्या था? इसने दिल्ली के निकट कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसने? पूछा जाता है कि दिल्ली के निकट कोटला दुर्ग का निर्माण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। तो दिल्ली के निकट क्या बनाया था? कोटला दुर्ग। ऐसे हम लोग क्या कहते हैं? फिरोज शाह कोटला कहते हैं, फिरोज शाह कोटला दुर्ग कहते हैं। आगे फलों की गुणवत्ता के लिए, फलों की गुणवत्ता के लिए इसने क्या किया? एक नया प्रचार अभियान किया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। उसके साम्राज्य में, आसपास के साम्राज्य में, आसपास के शहरों में उसने जो पेड़ पौधे थे उनको दिखवाया, उनका देखभाल करवाया। ठीक होता क्या है फिर उन पेड़ पौधों के स्थान पर बगल में क्या करवाया? अपने अपने साम्राज्य दिल्ली के अंदर 1200 नए बगीचों का निर्माण करवाता है। कौन? फिरोज शाह तुगलक। आगे ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मेन पॉइंट, कई बार पेपर में आया गया है कि फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के स्तंभ को टोपरा से, अशोक ने अपने शासनकाल में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। किसने? अशोक ने। अशोक ने अपने शासनकाल में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें कुछ जो स्तंभ थे, शिलालेख थे, अशोक के शिलालेख जो टोपरा में था। टोपरा कहाँ? हरियाणा में। तो जो फिरोज शाह तुगलक था, अशोक के स्तंभ को जो टोपरा से कहाँ लाया था? अंबाला में लाया था। कहाँ लाया था? अंबाला में। टोपरा कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। तो टोपरा से अभिलेख कहाँ लेकर आया? अंबाला। और मेरठ ये कहाँ पड़ता है? यूपी के। यूपी में क्या पड़ता है? मेरठ। तो मेरठ से जो अभिलेख था, जो स्तंभलेख था, वो कहाँ ले गया था? दिल्ली ले गया था। पूछा गया है कि फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के किस शिलालेख को, किस स्तंभलेख को दिल्ली ले गया था? कौन कौन दो शिलालेख थे? एक था टोपरा से कहाँ ले गया? अंबाला। एक क्या था? मेरठ से कहाँ ले गया? दिल्ली ले गया। ठीक। आगे अनुवाद, इसने अपने शासनकाल में अनुवाद विभाग की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में बहुत सारे विभाग का निर्माण करवाया और साथ साथ एक अनुवाद विभाग की स्थापना करता है। उस अनुवाद विभाग में होता क्या है? संस्कृत के जो बड़े बड़े ग्रंथ थे, उन ग्रंथों का उसने क्या किया? फारसी भाषा में अनुवाद कराना स्टार्ट किया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो संस्कृत ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था। आगे फिरोज शाह तुगलक अपनी एक आत्मकथा लिखता है, उसका नाम क्या था? फतूहात फिरोज शाही। पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम बताइए। क्या है? फतूहात फिरोज शाही। कौन लिखता है? फिरोज शाह तुगलक। आगे राज्यों के खर्च पर हज की यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अर्थात अपने पैसे पर, राज्य के खर्च पर, राज्य के राजकोष से वह हज की यात्रा पर जो व्यक्ति जाना चाहता था उसको वहां का राजा पैसा देता था। अपने राजकोष से पैसा देता था। कौन देता था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक। आगे क्या है? पूछा जाता है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद था। नसरुद्दीन महमूद था। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद था। और नसरुद्दीन महमूद जो था वो तुगलक वंश का एक अयोग्य शासक था। और इसी के समय, नसरुद्दीन महमूद के समय ही 1398 में एक महान विजेता, विश्व विजेता, ये हम लोग कहते हैं युग विजेता, तैमूर लंग का क्या होता है? भारत पर आक्रमण होता है। कब? 1398 में तैमूर लंग का। तो हम लोग पढ़ेंगे तैमूर लंग कौन था। तो तैमूर लंग को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे चंगेज खां कौन था। ठीक। तो जो चंगेज खां था, इसका जन्म जो हुआ था 1162 ईस्वी में मंगोलिया में हुआ था। कहाँ पर? मंगोलिया में एक खानाबदोश कबीले में होता है। किसका? चंगेज खां का। चंगेज खां का जन्म 1162 ईस्वी में मंगोलिया देश है, वहां पर होता है। किसका? चंगेज खां का। और चंगेज खां दुनिया का, विश्व का एक ऐसा शासक है जिसने पूरी दुनिया के लगभग 22% हिस्से पर क्या किया था?
कब्जा जमाया हुआ था। कौन? चंगेज खान। दुनिया के एक ऐसा शासक, एक महान शासक आज तक दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। एक दुनिया का ऐसा शासक था जिसने पूरे विश्व पर, पूरे दुनिया में 22% हिस्से पर कब्जा जमाया हुआ था। कौन? चंगेज खान। ठीक, इसी कारण से इसको क्या कहता है? विश्व सम्राट के नाम से जानते हैं, या विश्व सागर भी कहते हैं। कहीं कहीं लिखा गया इसे विश्व समुद्र के नाम से जानते हैं। किसको? चंगेज खान को। विश्व समुद्र, विश्व सागर, विश्व सम्राट, इसको कई नामों से पुकारा था। किसको? चंगेज खान को। एक बार होता क्या है, एक बार चंगेज खान अपने बगल वाले प्रांत में लड़ाई के लिए गया हुआ था। कौन? चंगेज खान। होता क्या है, कुछ शासक, बगल वाले शासक इसके कबीले पर आक्रमण कर देते हैं और इसकी पत्नी क्या करते हैं? उठा कर लेके चले जाते हैं। तो जब चंगेज खान वहां पहुंचता है और अपनी पत्नी को नहीं पाता है, तो होता क्या है, तो मालूम चलता है कुछ जो लोग ले गए थे वहां पर जब आक्रमण करता है, तो वहां पर जब आक्रमण करता है तो वहां पर 1 लाख से 1.5 लाख लोगों को क्या किया? कत्ल कर दिया, मरवा दिया। और मरवा करके एक मीनार का, उनकी मुंडी से, उनकी मुंडी से एक मीनार का निर्माण करवाता है। कौन? चंगेज खान। ऐसा शासक था। एक मीनार का निर्माण करवाया। कहां पर? अपने देश में, मंगोलिया में। ऐसा शासक था। कौन? चंगेज खान। और कहा जाता है कि चंगेज खान दुनिया के जिस देश में आक्रमण करता था, कुछ सोचता भी चाहता नहीं था अपने सैनिकों को। इसकी मेन खासियत थी, इसकी सेना में 10 लाख सैनिक थे। दुनिया में आज तक कोई ऐसा शासक नहीं हुआ हो जिसकी सेना में 10 लाख सैनिक हो। इसकी सेना में कितने सैनिक थे? 10 लाख। जिस भी क्षेत्र से गुजरता था क्या होता था? पूरा तहस नहस होता था। कहा जाता है कि जिस भी देश में, जिस राज्य से होकर गुजरता था, पूरा धराशायी करता हुआ आगे बढ़ता जाता था। और कहा जाता चंगेज खान के बारे में, इसने 21 वर्ष की उम्र में ही पूरे विश्व पर कब्जा कर लिया था। विश्व क्या? पूरे विश्व के अनेक प्रांतों पर क्या किया था? कब्जा कर लिया। कौन? चंगेज खान। और कहा जाता है कि चंगेज खान दुनिया में 4 से 5 करोड़ आबादी को मौत के घाट उतार दिया था उस समय। दुनिया में 4 से 5 करोड़ आबादी को उस समय, पूरे विश्व की जनसंख्या का 11%, विश्व की जनसंख्या के 11% लोगों को, अर्थात 4 से 5 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कौन? चंगेज खान। इतिहास में ऐसा कोई शासक नहीं हुआ है चंगेज खान जैसा। तो चंगेज खान था। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे तैमूर लंग कौन था। तो चंगेज खान के लगभग 110 वर्ष बाद क्या होता है? तैमूर लंग का, तैमूर लंग का भी क्या होता है? आक्रमण होता है, यहाँ पर प्रादुर्भाव होता है। किसका? तैमूर लंग का। तो तैमूर लंग कौन था? तैमूर लंग का जन्म कब होता है? 6 अप्रैल 1336 में उज्बेकिस्तान। कहाँ होता है? उज्बेकिस्तान में इसका जन्म होता है। कहा जाता है कि जो तैमूर लंग था, इसके पिता को कुछ मुसलमानों ने क्या किया था? जबरदस्ती ही इस्लाम धर्म को थोप दिया था। इसके पिता को कुछ लोगों ने इस्लाम धर्म को जबरदस्ती थोप दिया था। इसके कारण यह क्या था? 18 से 20 वर्ष का था। यह बहुत क्रोधित हो उठा और क्या किया? इसने तुरंत ही एक विशाल सेना बनाई। कौन बनाया? कौन? तैमूर लंग। और विशाल सेना लेकर के लूटपाट करना शुरू कर दिया, युद्ध करना शुरू कर दिया। कौन? तैमूर लंग। होता क्या है, फिर 1369 ईस्वी में समरकंद के मंगोल शासक को हरा करके वहां पर कब्जा कर लेता है। ये कहां पड़ता है? अफगानिस्तान के साइड वाले स्थान पड़ता है। कौन? समरकंद। ठीक, तो वहां पर समरकंद पर आक्रमण करता है और वहां का जो शासक था उसको बुरी तरह से परास्त करके क्या होता है? समरकंद पर आक्रमण कर देता है। कौन? जीत लेता है। कौन जीत लेता है? तैमूर लंग। फिर क्या होता है? 1380 ईस्वी में यह इराक की राजधानी बगदाद पर आक्रमण करता है और इराक की राजधानी बगदाद को एकदम बुरी तरह से करता है, तहस नहस कर देता है। कौन? तैमूर लंग कर देता है। फिर क्या होता है? फिर वह जितने भी युद्ध लड़ रहा था, कौन लड़ रहा था? तैमूर लंग। उसको सभी युद्ध क्या मिल रहा था? विजय। वह विजय हो रहा था। इसके कारण से उसका मनोबल क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। उसका उत्साह बढ़ता चला गया। उसने सुन रखा था कि भारत भी क्या है, भारत में अब आक्रमण किया जाए। तो क्या होता है? सितंबर 1388 में
उस समय नसरुद्दीन महमूद का शासनकाल था भारत में। उस समय भारत में किसका शासनकाल था? नसरुद्दीन महमूद का। और 1398 में, सितंबर 1398 में क्या करता है? भारत में सिंध नदी के माध्यम से आक्रमण करता है। कहाँ? पाकिस्तान वाले साइड से सिंध कहाँ पड़ती है? वहां पर सिंध नदी पड़ती है। वहां से क्या होता है? वहां से भारत में प्रवेश करता है। और जब भारत में प्रवेश करता है, इसके साथ भी क्या थी? कहा जाता है कि इसके साथ भी 4 से 5 लाख सेना थी। किसके पास? तैमूर लंग के साथ। अब जब 4 से 5 लाख सेना सिंध वाले प्रांत में आक्रमण करता है, तो वहां पर पूरा धराशाही कर देता है। कौन? तैमूर लंग। और धराशाही करते हुए यह दिल्ली को बढ़ता है। कौन बढ़ता है? तैमूर लंग। और दिल्ली को सता कौन था? नसरुद्दीन महमूद का। और जब दिल्ली पर बढ़ता है तो नसरुद्दीन महमूद के सामने क्या होता है? युद्ध होता है। और नसरुद्दीन महमूद क्या होता है? परास्त होता है, हार जाता है। फिर कहा जाता है यह तैमूर लंग कश्मीर पर भी आक्रमण करता है। और कश्मीर के लोग क्या, वहां जितने लोग थे सबको मौत घर उठा देता है। कौन? तैमूर लंग। और कहा जाता है कि जो तैमूर लंग था वह भारत में सिर्फ 6 माह तक रहा। कितने माह तक? 6 माह तक भारत में 6 माह तक रहा। और भारत में 5 लाख लोगों को, भारत में 5 लाख लोगों को मौत के घर उतार दिया। कौन? तैमूर लंग। 6 माह के अंदर भारत में 5 लाख लोगों को क्या किया? मौत के घर उतार देता है। फिर क्या होता है? 19 मार्च 1399 को, 19 मार्च 1399 क्या होता है? यह अपने देश उज्बेकिस्तान क्या होता है? लौट जाता है। कौन? तैमूर लंग। फिर होता क्या है? यह भी जो तैमूर लंग था, यह विश्व में उस समय 2 करोड़ आबादी का, 2 करोड़ जनसंख्या क्या किया था? हत्या कर दिया था। ये क्या था? विश्व की कुल आबादी का 5% जनसंख्या इसने क्या किया था? हत्या कर दिया था, मौत के घर उतार दिया। कौन? तैमूर लंग। ठीक। इसकी मृत्यु कब होती है? 1405 में। कब होती है इसकी मृत्यु? 1405 में होती है। फिर जब तैमूर लंग यहाँ से भारत से होकर जाता है, भारत से चला जाता है, तो क्या होता है? एक शासक होता है खिज्र खां। खिज्र खां को तैमूर लंग क्या बना देता है? लाहौर का सूबेदार नियुक्त करके अपने देश चला जाता है। कौन चला गया? तैमूर लंग। तो तैमूर लंग खिज्र खां को लाहौर का सूबेदार नियुक्त करके कहां चला गया? अपने देश चला गया। अब शासक कौन बनेगा? खिज्र खां। तो खिज्र खां क्या होता है? 1414 ईस्वी में क्या गद्दी पर बैठता है? क्या होता है? 1414 ईस्वी में गद्दी बैठता है। फिर क्या होता है? फिर एक राजा होते, कौन? सैयद। कौन थे? सैयद। फिर सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां था। फिर ऐसे कौन थे? फिर होता क्या है? एक खिज्र खां जो मारा जाता है। फिर क्या होता है? एक नए वंश, दिल्ली में एक नए वंश लोधी वंश क्या होती है? स्थापना होती है। तो लोधी वंश की स्थापना कब की गई थी? 1451 में। कब हुई थी? 1451 में। पूछा जाता है कि लोधी वंश की स्थापना किसने किया था? तो बहलोल लोधी ने। किसने किया था? बहलोल लोधी ने। और जो बहलोल लोधी था, इसने बहलोल नामक सिक्का चलवाया था। पूछा गया है कि बहलोल नामक सिक्का किसने चलवाया था? तो बहलोल लोधी ने। ठीक। बहलोल लोधी के पुत्र, जब बहलोल लोधी की मृत्यु आती है, इसका पुत्र कौन था? सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठता है, निजाम खान की उपाधि धारण करके। जब बहलोल लोधी की मृत्यु आती है तो इसका पुत्र सिकंदर लोधी निजाम खान की उपाधि धारण कर क्या होता है? दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। और हम लोग जानते हैं सिकंदर लोधी 1504 ईस्वी में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर, आगरा शहर क्या किया था? स्थापना किया था। पूछा जाता है कि आगरा नगर या आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोधी ने। कब किया था? 1504 ईस्वी में। आगे माप तौल के लिए गज सिकंदरी का प्रयोग किया। किसने चलवाया? सिकंदर लोधी ने। भूमि के माप के लिए, भूमि की पैमाइश के लिए सिकंदर लोधी ने क्या किया था? अपने साम्राज्य में गज सिकंदरी का प्रयोग किया था, जो 30 इंच का होता था। जो 30 इंच का होता था, गज सिकंदरी का प्रयोग किया था। एक क्या होता था? भूमि माप के लिए क्या? एक पैमाना होता था। इसका प्रयोग इसके शासनकाल में किया था। तो भूमि माप के लिए क्या करवाया था? गज सिकंदरी का प्रयोग किया था। ठीक। आगे सिकंदर लोधी
गुलरुखी नाम से फारसी में क्या लिखता था, कविताएं लिखता था। पूछा था कि सिकंदर लोदी किस नाम से फारसी में कविता लिखता था, तो गुलरुखी नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। फिर जब सिकंदर लोदी क्या होती है, मृत्यु आती है, सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कौन, इब्राहिम लोदी क्या होता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। कौन बैठता है, इब्राहिम लोदी। फिर क्या होता है, इब्राहिम लोदी जब दिल्ली गद्दी पर बैठता है, उसका पहला सामना क्या होता है, किस युद्ध में होता है, घटोली का युद्ध। क्या होता है, घटोली का युद्ध। तो घटोली का युद्ध किस बीच हुआ था, घटोली का युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच होता है। और इस युद्ध में होता क्या है, राणा सांगा विजय होते हैं और इब्राहिम लोदी क्या होता है, परास्त होता है। फिर क्या होता है, फिर इब्राहिम लोदी क्या होता है, इब्राहिम लोदी का अंतिम सामना क्या होता है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी क्या होते हैं, आमने सामने होते हैं। कब, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या होता है, इब्राहिम लोदी युद्ध में ही मारा जाता है। तो पूछा गया है कि युद्ध में मारा जाने वाला पहला शासक कौन था, युद्ध क्षेत्र में मारा जाना पड़ा शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी क्या होता है, शासन काल समाप्त हो जाता है। फिर जब इब्राहिम लोदी क्या होता है, मर जाता है, तो भारत में क्या होता है, एक नए वंश मुगल वंश की क्या होती है, स्थापना होती है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, मुगल वंश के बारे में क्या हम लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर इब्राहिम लोदी को मार करके एक नए वंश मुगल वंश करता है, स्थापना करता है। जय हिंद, जय भारत।